Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। हमने एसोसिएशन की कुछ बेसिक टर्म को अंडरस्टैंड किया और फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से हमने कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को भी स्टडी किया। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मजीद टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज की नई अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस किसी क्वेश्चन पर अप्लाई कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, वो है कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। ये क्या चीज है और इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे। मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, यानी ये जो कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी है ये बेसिकली किसके लिए है? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है, यानी आपने कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी के थ्रू एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के माइंड में तो ये क्लियरली आ गया होगा कि इससे पहले हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जो रेगुलर पढ़ते हैं और अपनी रिवीजन को साथ साथ जारी रखते हैं उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, या एक यूं समझ लीजिए एक डाउट प्रोड्यूस हुआ होगा कि क्यों भाई हमने पहले तो जो एसोसिएशन की स्ट्रेंथ थी उसके लिए एक टर्म अंडरस्टैंड की थी, वो था कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से भी हम कंप्लीटली डिसएसोसिएशन, कंप्लीटली एसोसिएशन और नो एसोसिएशन को स्टडी कर रहे थे। तो अब ऐसा क्या हुआ? तो याद रखिए कि आपने याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी जो है वो स्पेशली टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अप्लाई किया जाता है। यानी जब हम एट्रीब्यूट्स में इंडिपेंडेंस को चेक करते हैं और हमें वहां से आइडिया हो जाता है कि 2 एट्रीब्यूट्स या 3 एट्रीब्यूट्स या जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके पास अवेलेबल हैं और उनमें एसोसिएशन एग्जिस्ट कर गई है, तो फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, वो है मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। और उसी मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी से। अब ये कब है? ये आमतौर पर न्यूमेरिकल स्केल्स के ऊपर होती है। ठीक है, यानी जब हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के हवाले से, तो आप जरा गौर करें तो उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, हम इसी के अंदर इसको स्ट्रेंथ को देखते थे कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की -1 आती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, और इसी के अंदर हम फ्लक्चुएट करते हैं और अपनी एसोसिएशन को जज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल स्केल का मतलब यह है कि हमारे पास जितनी वैल्यू बड़ी आती जाएगी उतना हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएशन ज्यादा स्ट्रांग है, और जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन उतनी कम है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डिपेंडेंस ऑफ एसोसिएशन। यानी ऑब्वियसली ये बात शेयर मैंने कर दी आपको कि कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी कब करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी कैलकुलेट कब करेंगे? जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट आ जाएं। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हमने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। जो फाइनल हमारी इंटरप्रिटेशन, जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था? एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। और कुछ एग्जांपल्स के अंदर क्या था कि एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। तो अब क्या होगा? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा जो रिजल्ट होगा, जो हमारा कंक्लूजन होगा, वो बताएगा कि हमने कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो याद रखिए कि इन केस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स ही हम कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी को कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो अगर आप जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड के अंदर ये बात ला सकते हैं कि हम इजीली किसी भी टेस्ट के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो यूं कह लीजिए कि अप्रोप्रिएट मेजर है, ये जो सूटेबिलिटी है, आप यूं कह सकते हैं कि ये सूटेबिलिटी उस सूरत में होगी जब दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। यानी आपके दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान कुछ एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगी तो ही इसका हमें
फाइंड करने के लिए या हम जब इसको फाइंड करने के लिए जाते हैं तो हमारे उसका फायदा होगा। अदरवाइज हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर सिंपल, जिस तरह मैं आगे फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूं उसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो नाम रखा जाता है वो मीन स्क्वायर कंटिजेंसी है। इसको पहला फॉर्मूला है फाई स्क्वायर, ये फाई है आपका, ठीक है, इससे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला है काई स्क्वायर ओवर एन। एन को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर डेटा, यानी वो जो एट्रीब्यूटल फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनका टोटल जो है वो एन होता है आपका, ठीक है। सो एन काई स्क्वायर की वैल्यू को जो कैलकुलेट की है आपने उसको एन पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर कंटिजेंसी। एक तो ये बात। अब यही बात मैं यहां आपको शेयर करने वाला था इससे पहले कि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, डिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में, आपको सिर्फ काई स्क्वायर की वैल्यू के बारे में पता है, सो काई स्क्वायर की वैल्यू का पता होना काफी नहीं है। आप काई स्क्वायर की वैल्यू के वजह से आप इजीली मीन स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी या कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होगा अगर वो काई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट्स, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस चीज को माइंड के अंदर रखें कि जब तक आप प्रॉपर टेस्ट अप्लाई नहीं करते और उस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद, यानी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं उनमें एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रही है, फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की तरफ मूव करेंगे और उसका पहला फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मीन स्क्वायर कंटिजेंसी, दिस इज सी दैट इज इक्वल्स टू काई स्क्वायर ओवर एन प्लस काई स्क्वायर। ये वही काई स्क्वायर है जो कैलकुलेट करते हैं आप फोर्थ नंबर स्टेप के अंदर, जिसको कैलकुलेशंस कहा जाता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। और यहां पर सी की जो रेंज है वो भी डिफाइन की गई है कि सी जो है वो 0 से लेकर q माइनस 1 ओवर क्यू के स्क्वायर रूट तक एग्जिस्ट करेगी, और q जो है नंबर ऑफ रोज हो या नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये और है जी, याद रखना आपने, दोनों में से कोई एक आप ले लेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया, दोनों में से कोई एक चीज आप एग्जिस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक चीज है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि बाजुकात क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि आपने किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो याद रख लीजिए, ये जो सेकंड फॉर्मूला है जिसको मैं अब ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है दूसरा वाला, ये है स्पीयर्समैन मीन स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी। यानी आपको पेपर में अगर ये कहा जाए कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी बाय स्पीयर्समैन फार्मूला, तो फिर आप ये सी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर कुछ नहीं कहा जाता तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं या इसके अकॉर्डिंगली। बेहतर यही होता है कि ये चूंकि एक एडवांस्ड फार्मूला है तो आप मीन स्क्वायर कंटिजेंसी को फाइंड करें स्पीयर्समैन फार्मूले के थ्रू। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस पूरे सेटअप को जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी के हवाले से डेवलप किया है, इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज टुक 3 कोर्सेज, यानी एक कॉलेज है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं जिसमें आर्ट्स के कोर्सेज हैं, कॉमर्स के कोर्सेज हैं और साइंसेस के कोर्सेज हैं। द स्टूडेंट्स वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेंडर। ऑब्वियसली हमारे पास रियल लाइफ में जेंडर 2 एग्जिस्ट करते हैं, मेल और फीमेल। द डेटा ऑन दीज स्टूडेंट्स आर गिवन एज फॉलोज, यानी डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले कोर्स ऑफ द स्टडी, कौन कौन से कोर्सेज हैं, आर्ट्स के कोर्सेज हैं, कॉमर्स के कोर्सेज हैं और साइंस के कोर्सेज हैं, और स्टूडेंट्स को कहा गया कि सेलेक्ट करें। और जेंडर में मेल और फीमेल 2 जेंडर्स हैं हमारे पास और उन्होंने कोर्सेज को सेलेक्ट किया। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि जब तक आप डेटा की अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप नहीं करते, आपको जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो बेहतर यह है कि आप इसको इंटरेस्ट को डेवलप करें कि इस 300 का मतलब क्या। इस 300 का मतलब ये है कि कॉमर्स के 300 स्टूडेंट्स जो थे वो मेल्स थे, यानी आप ये कह सकते हैं कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स थे उन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किए
जो मेल थे और उनकी तादाद 300, और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स फीमेल थी उन्होंने उनकी तादाद 200 थी। यानी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने वाली फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद 200 थी और मेल स्टूडेंट्स की तादाद 300 थी। इसी तरह आप जरा यहां ऑब्जर्व कीजिए कि अगर इस 200 की बात करूं तो आर्ट्स के 200 स्टूडेंट्स मेल थे और आर्ट्स की 100 स्टूडेंट्स फीमेल थी। सिमिलरली इस 100 का मतलब क्या है कि फीमेल स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए उनकी तादाद 100 थी। अब ये आपके पास डेटा है, कहा क्या गया है, यूज काई स्क्वायर टेस्ट। यहां पर काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा गया, सिंपल काई स्क्वायर टेस्ट कहा गया है। तो ऑब्वियसली आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब यही है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर, ये एक आपका एट्रीब्यूट है, एंड द कोर्स ऑफ स्टडी, दो एट्रीब्यूट्स हैं और फर्दर इनकी क्लासेस बनी हुई है। जेंडर की 2 क्लासेस हैं, मेल और फीमेल, और कोर्स ऑफ स्टडी की 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। आपने ये चेक करना है कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से हमें क्या पता चलता है कि जेंडर और कोर्स ऑफ स्टडी में कोई एसोसिएशन है या नहीं है। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चीज चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि अगर मेल स्टूडेंट है तो वो स्टडी ऑफ कोर्स जो है वो किस टाइप का सेलेक्ट करेगा, यानी वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जेंडर अफेक्ट करता है कोर्स ऑफ स्टडी पर या नहीं करता, ये इस क्वेश्चन का बेसिक यूं कह लें कि रिक्वायरमेंट है। सो यही बात यहां पे की हुई है, देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर एंड द कोर्स ऑफ स्टडी। अब आगे ब्रैकेट में क्या है, ये बात है असल में जो आज का लेक्चर है उसका यूं कह लो कि फोकस पॉइंट है। वो क्या कि इफ यस का मतलब है कि क्या हमें इस सिचुएशन से आइडिया हो गया कि कुछ एसोसिएशन है दोनों में। अगर है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर फाइंड द स्ट्रेंथ। क्लियर होगी बात? यानी हम ये बात अब वेरीफाई कर रहे हैं कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को परफॉर्म करने के बाद हम काई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी की तरफ मूव करेंगे, या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। ठीक है, सो स्ट्रेंथ उस वक्त मेजर होगी जब एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगी। तो आगे चल के हम इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग किस अंदाज में इसको परफॉर्म करें। तो देखिए सोल्यूशन में हम प्रीवियस लेक्चर का फ्लैशबैक है। प्रीवियस लेक्चर के हवाले से अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर ये प्रैक्टिस कर लिया हुआ है कि हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। सो मैं जस्ट इसको यहां पर डिफाइन कर रहा हूं कि पहले स्टेप में हम लिखते हैं H0 और H1, और H0 क्या है हम लिखेंगे there is no association between gender and course of study। यानी कोर्स ऑफ स्टडी और जेंडर में कोई एसोसिएशन नहीं है। इससे पहले हमने एट्रीब्यूट्स को इस अंदाज में भी डिफाइन किया था कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, नो एसोसिएशन। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि जेंडर एंड कोर्स ऑफ स्टडी आर इंडिपेंडेंट, मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है। अब H1 क्या डिफाइन होता था? देयर इज सम एसोसिएशन between gender and course of study। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होता था? हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते थे जिसको हम अल्फा कहते थे। अब जरा गौर कीजिए अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर, आपको अल्फा तो मेंशन ही नहीं है,
तो जब अल्फा मेंशन नहीं है तो हम क्या करते थे, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपने इसको हमेशा 5% कंसिडर करना है, जिसको हम 0.05 लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब थर्ड स्टेप क्या था आपका, फॉर्मूला, जिसको हम काई स्क्वायर करते हैं, दैट इज डबल सिग्मा O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये ऑलरेडी बात डिस्कस हो चुकी हुई है कि O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और आप इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर के साथ वापस E से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर एग्जिस्ट कर जाता है। बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं और हम इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। डेटा को हम कॉपी करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की जगह जो गिवन वैल्यूज हैं वो मेंशन करेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यूज की जगह हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमें, जो इससे पहले पिछला बोर्ड था हमने उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को देखा था, वो मैं यहाँ मेंशन करने लगा हूं और फिर उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। पहली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 200, उसके बाद है जी 300, नेक्स्ट आपके पास है 100, फिर आपके पास है 100, फिर 200 और फिर 100। मैंने रो वाइज डेटा ले लिया और इस तरह हमारे पास 6 वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको अंदाजा है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, दैट इज रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, चूंकि कम्यूटेटिव है हमारे पास लॉ जो मैथमेटिक्स का होल्ड करता है, पहले आप कॉलम टोटल लिख लें बाद में रो टोटल लिख लें, नो इशू। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे। मैं यहां पे एक छोटा सा टेबल जनरेट करता हूं जिससे आपको कैलकुलेशन के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे आप इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहां देखिए 200, 300 और 100, फिर उसके बाद 100, 200 और 100, ये आपके पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई हैं। अब आप सम्स कर लीजिए। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितना ऑरल कैलकुलेशंस की तरफ आप मूव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो जल्दी होती चली जाएंगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो 200 प्लस 100 इट इज 300, फर्स्ट कॉलम का टोटल 3 to 500, फिर 200। ठीक हो गया। अब रो वाइज टोटल देख लीजिए, 2 + 3 + 1 600, फिर 100, 200 और फिर 100, इट इज 400। तो फाइनली जो ग्रैंड टोटल आपके पास आ रहा है दैट इज 1000। जरा कॉलम वाइज देखें, 1000 आ रहा है, यहां से रो टोटल को देखें तो 300, 500 और 200, इट इज 1000। क्लियर हो की बात। अब क्या करना है, हमने फर्ज कर लें 200 के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो 200 की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके कॉलम टोटल को या रो टोटल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या होता है जी, 300 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपने अपने कैलकुलेटर सामने रखें, मैं भी आपके साथ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता हूं। तो देखिए क्या आएगा आंसर आपका, 600 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 1000, इट इज 180। ठीक है, उसके बाद 300 मल्टीप्लाई बाय, आप देखिए ये 300 था, इसका आपने कॉलम टोटल लेना है और रो टोटल्स लेने हैं, रो टोटल राइट साइड पर और कॉलम टोटल डाउन साइड। सो देखेंगे 500 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर आ गया 300। ये मैं डायरेक्ट अब वैल्यूज को पुट अप कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले कैलकुलेशंस काफी दफा कर चुके हैं और हमें मजीद इसकी क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको एटलीस्ट 3 वैल्यूज की कैलकुलेशंस को मैन्युअली शो करना है।
फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रहा हूँ। अब 100 के लिए देखना जी, ये 100 है, इसका कॉलम टोटल है 200 और रो टोटल है आपके पास 600, तो इसको हम आंसर को लिख रहे हैं दैट इज 120। उसके बाद इस 100 को देखिए, इस 100 को जब देखेंगे तो इसका कॉलम टोटल 300 है, 300 मल्टीप्लाई बाय, अब रो टोटल चेंज हो जाएगा, और से देखिए इट इज 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर इसका भी आपके पास 120 आ रहा है। अब 200 को देखेंगे, 200 के हवाले से देखें, 200 का जो कॉलम टोटल है वो 500 है जी, 500 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर 200 आ जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली अब यहां देखिए इट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80। इस तरह ई की कैलकुलेशन हो गई। अब ई की कैलकुलेशन के बाद फर्दर हमारे पास क्या है, ओ माइनस ई, ठीक है, यानी ओरिजिनल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज माइनस करनी है। सो 200 माइनस 180, जरा गौर से देखें, इट इज 20। फिर 300 में से 300 माइनस करें, 0। फिर 100 में से 120 माइनस करें, -20, और फाइनली यहां पर हम पहुंच रहे हैं 100 में से 120 माइनस करें, फिर -20, फिर 200 में से 200 माइनस करें, 0, फिर 100 में से 80 माइनस करें, 20। सो अब आपको अंदाजा हो गया कि हमने O माइनस ई कर लिया। यहां एक चीज और मैं चेंज करने लगा हूं कि इससे पहले आपने क्या किया था कि एक कॉलम जनरेट किया था, O में से E को माइनस करने के बाद आप स्क्वायर करते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद फर्दर ये वाला लास्ट कॉलम आप कैलकुलेट करते थे। लेकिन ये आपके पास चॉइस है, आप अगर O माइनस ई का स्क्वायर नहीं करना चाहते, नो इशू, आप कैलकुलेटर पर O माइनस ई का स्क्वायर लिखें और उसको E पर डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर वहां पुट अप कर सकते हैं। सो एक कॉलम की यहां पर रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। सो देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे वापस E के साथ, वो है 180, ठीक है। सो मेरे पास आंसर आ गया 2.222। अब आप देखिए O माइनस ई का स्क्वायर करूंगा, ये 0 है, 0 को किसी से भी डिवाइड करूं आंसर 0 ही रहेगा। फिर यहां पर -20 का स्क्वायर, चूंकि पॉजिटिव होगा तो -20 का स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ई की वैल्यू से, जो इसके रिस्पेक्टिव ई की वैल्यू है दैट इज 120, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3.3333। नाउ दिस वन, अब आप गौर से देखिए, अगेन 20 है, -20 का मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो वो 20 ही रहेगा, यानी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। सो 400 यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन 120, तो इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा 3.3333। अब फिर ये 0 आ गया, 0 का स्क्वायर करें, उसको 200 से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही रहेगा। फिर 20 का स्क्वायर करेंगे और वापस उसको ई से डिवाइड करेंगे, जो उसकी रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5। अब ये है आपका बेसिक कॉलम जिसकी रिक्वायरमेंट है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को फाइनलाइज करने के लिए। अब आप जब इसको सम करते हैं तो देखिए आप जरा 13 पॉइंट और 8888, देखिए मैंने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ये कैलकुलेशंस किया। बात आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जितना हो सकता है आपने अपने टाइम को सेव करना है, ऑरली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर कुछ लोगों का मानना यह है कि जी ऑरली कैलकुलेशन करने में गलती हो सकती है, तो वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही करें, ठीक है। फाइनली आगे चल रहे हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, क्रिटिकल रीजन, जिसको हम डिसीजन रूल भी कहते हैं। डिसीजन रूल हमारा क्या था, रिजेक्ट H नॉट if chi-square calculated is greater than equals to chi-square v into 1 minus alpha। ये आपका डिसीजन रूल है, इसके मुताबिक आपने अपना H नॉट रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। सो देखिए जरा,
काई स्क्वायर कैलकुलेटेड तो हमारे पास आ चुका हुआ है। अब हमने v कैलकुलेट करना है। आपको पता है v क्या है, r माइनस वन इंटू सी माइनस वन। r नंबर ऑफ रोज, आप अपने टेबल पे अगर गौर करें, जो इससे पहले पिछले बोर्ड पे हमने टेबल डिफाइन किया था, तो r कितनी रोज थी आपके पास, 2 रोज थी, तो 2 माइनस वन, और कॉलम्स की तादाद कितनी थी, 3 माइनस वन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, यानी v यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 आ गया। उसके बाद 1 माइनस अल्फा का मतलब है 1 माइनस 0.05, ये भी डिफाइन हो चुका हुआ है, दिस इज 0.95। अब आपको देखना है काई स्क्वायर, v की जगह पर 2 लगाएंगे और 1 माइनस अल्फा की जगह पर 0.95 लगाएंगे। ये वैल्यू टेबल से कैसे देखनी है, ये भी ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो 2.95 पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास टेबुलर वैल्यू जो आती है वो 5.99 है, ठीक है जी। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन रूल और जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, इसके मुताबिक ये फैसला करते हैं कि हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में एट्रीब्यूट्स को रिजेक्ट किया है या उसकी एसोसिएशन को एक्सेप्ट किया है। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। ओके जी, हम अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर चुके हुए हैं और अब हमने कंक्लूजन करना है। वो क्या है कि कैलकुलेटेड वैल्यूज हमें पता चल गई है, दैट इज 13.888, और जो हमने टेबुलर वैल्यू देखी है वो है 5.99। अब कंक्लूजन क्या है, जरा गौर से देखिए कि हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 13.888 इज ग्रेटर देन 5.99। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसीजन रूल था वो फुलफिल हो रहा है। डिसीजन रूल ये कह रहा था कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी हो टेबुलर वैल्यू से तो आप क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। सो हम यहां क्या लिखेंगे, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, एंड जब एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर एक्सेप्ट किसको करेंगे, एच वन को, ठीक है। एंड कंक्लूड दैट there is some association between, अब यहां पर मैं क्या लिखने लगा हूं, H1 की स्टेटमेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हैं उसके जो ऑल्टरनेट है उसको एक्सेप्ट, उसको आपने जिसको एक्सेप्ट किया है वो लिखनी है आपने। सो यहां एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम H1 की स्टेटमेंट यहां लिखेंगे। लेकिन अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट ना करते तो फिर हमने एच नॉट की स्टेटमेंट ही यहां लिखनी थी। सो देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे, जेंडर एंड कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कोर्स ऑफ स्टडी और जेंडर में एसोसिएशन एग्जिस्ट कर गई है। और अब आगे हम अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं कि वो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था कि अगर एसोसिएशन एग्जिस्ट कर जाए तो फिर उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करें। तो स्ट्रेंथ को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, नाउ फॉर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, यानी वो जो एसोसिएशन हमने फाइंड कर ली दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान, अब उसकी एसोसिएशन को फाइंड करने के लिए हम पियर्सन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो है C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर। सो हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, हम जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 13.8888 डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने टेबल में देखा था उसको, 1000 प्लस 13.888। अब आपने क्या करना है, इस फैक्टर को सॉल्व कर लेना है, वहां से हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट कर जाएगी। तो चलिए कैलकुलेटर की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है, डिनोमिनेटर को भी आप पहले ऐड कर लीजिए, मच बेटर थिंग, 13.888 प्लस 1000, इसको आपने डिवाइड करना है 13.888 से, और फिर आपने फाइनली उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.1170। दिस इज योर
स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फॉर गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की एग्जांपल से कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी के हवाले से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हमने एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।